Hi everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक्चुअली पीएन जंक्शन का. So before starting the session, let's see what are the announcement that Unacademy is having for you. So first of all, GATE प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो GATE का प्रिपरेशन 8,999 में अवेलेबल है. कंप्लीट गेट कोर्स 60% ऑफ में, जिसकी डेट जो है वो ऑफर एंड हो रहा है कल टुमारो. सो बिफोर एंडिंग जस्ट सब्सक्राइब द कोर्स सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली. यहाँ पे देख सकते हैं जो गेट टॉपर है 2025 के, वो स्पेशल डिस्काउंट में अपने गेट के कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे रैंक 1 से लेके 1000 तक के जो रैंकर्स है उन स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. आगे हम देखते हैं कि एक न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मिशन बैच फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और ये जो है ये आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो पोस्ट आया है 2025 का, जिसका ऑफर प्राइस है 3,999. ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. श्रेष्ठ बैच और वर्धमान बैच दो ऐसे बैचेस हैं. ये श्रेष्ठ बैच गेट 2026 स्टूडेंट्स के लिए और वर्धमान बैच गेट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है. आप इसको ले सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 28 मई 2025 से. आपका दो सब्जेक्ट, वन इज सिग्नल एंड सिस्टम, सेकंड इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक. सिग्नल एंड सिस्टम फॉर गेट एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ईएससी प्रिपरेशन. और ये जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हैंडल कर रहा हूं मैं स्वयं. और ये 9 AM को मॉर्निंग क्लास होती है, इसलिए अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं डेट इज एसडी सर, तो आपको मेरा गाइडेंस भी कंप्लीट मिल जाएगा, साथ में डिस्काउंट भी मिल जाएगा. डेट इज SDSIR 50. ये कोड आपको लगा के इसको सब्सक्राइब कर लेना है. 8,999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद 60% ऑफ. श्रेष्ठ बैच के बाद आपके पास वन मोर बैच यू हैव, दैट इज वर्धान बैच. और ये गेट 2027 स्टूडेंट्स के लिए है. गेट ईएससी पीएसयू तीनों का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं. एंड फॉर दिस आल्सो यू कैन सब्सक्राइब द कोर्स. यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट मिल जाएगा. आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यू गेट का भी आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको 2645 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जहां पे आप टेस्ट देके अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं. आपके पास दो सब्सक्रिप्शन होता है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक ऑर्गेनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे विद इंटरेक्शन विथ योर मेंटर ऑन क्लासेस. और यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा, साथ में आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके घर तक पहुंचाया जाएगा. तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को. और साथ में आपको बता दूं कि जो मेंटरशिप की बात मैंने 1-to-1 की है, उसके लिए आपको ऐप से ही बुक करना पड़ेगा सेशन. आपको टाइम स्लॉट मेंशन करना पड़ेगा कि कब आप मेंटर से 1-to-1 होना चाहते हैं, और उसके बाद मेंटर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जहां आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हैं. यहाँ पे और क्या चीज है, ये आपके वो सारे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट 2025 में बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आए हैं. हम चाहते हैं कि आपकी भी कुछ ऐसी फोटो लगे, तो उसके लिए आप जल्दी से स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन, और ये सेशन जरूर से एंड तक देखिए सो दैट यू कैन हैव द आइडिया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे पीएन जंक्शन का. स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन से और धीरे धीरे हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रीच करेंगे. लेकिन ये एक अलग तरीके का वीडियो है जो कि आप पीएन ऑलरेडी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में देख चुके हैं, जिसमें मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके के टॉपिक्स होंगे, क्या टर्मिनोलॉजी होगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डील करते हैं जस्ट इसके बाद. तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम. इसका मतलब है आपने एक पीएन जंक्शन लिया है और उसमें ना तो कोई आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया है, ना रिवर्स बायसिंग किया है. मतलब द वोल्टेज जो आपने लगाया है वो जीरो वोल्टेज है. अंडर इक्विलिब्रियम का मतलब यही है. अब यहाँ पे आपको बिल्ट इन पोटेंशियल, अगर आपने पीएन जंक्शन में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है, तब भी क्या उसके अंदर कोई इनबिल्ट पोटेंशियल होता है? यस होता है, और उसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं. और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि
इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर पी रीजन एन रीजन न्यूट्रल होता है या फिर वहां पे कोई चार्ज होता है, तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया को फाइंड आउट करेंगे, हम डिप्लीशन विड्थ को फाइंड आउट करेंगे एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन के फॉर्मूले को भी देखेंगे कि उस फॉर्मूले में कौन कौन से पैरामीटर्स है और उन पैरामीटर्स को किसी क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो एक-एक करके हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी का पीएन जंक्शन का ये क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, जिसमें ये लिखा है कि इन ए पीएन जंक्शन डायोड एट इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये हम देखने वाले हैं कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर इस नॉट को हटा दें, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक एमएसक्यू बन जाएगा, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ये भी आप समझना कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर इसमें नॉट लगा रहे, तो ये एमसीक्यू रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड के इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, इसका आइडिया होना चाहिए। और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से कैसे डिटेक्ट करना है, इसका आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डील कर पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला और सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन चारों दिया गया है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, द होल एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का एनालिसिस हमने फर्स्ट यूनिट में कर रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन के बारे में बात किया गया है। तो ये करंट को मैं सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द होल एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट की बात की गई है। तो यहाँ पे भी करंट की बात की गई है, लेकिन ये डिफ्यूजन है और ये ड्रिफ्ट है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में, ऑन एन एवरेज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के खुद के मूवमेंट की बात की गई है। करंट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट डायरेक्शन को। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिसमें करंट की बातें हमको करनी है, और दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जहां पे हमको करंट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो बस इसी बात पे हम एक पीएन जंक्शन को फटाक से ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या होगा इन दिस डायग्राम। तो ये आपके पास एक पीएन जंक्शन है एंड वी हैव, हमारे पास यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे ये इस तरीके के, और ये मैं मानता हूँ कि ये हमारे पास पॉजिटिव या फिर एक्सेप्टर एटम्स है, और ये हमारे पास डोनर स्पार होंगे। फटाक से हमने ड्रॉ कर लिया, और इनके बीच में एक मेटलर्जिकल जंक्शन है, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज द मेटलर्जिकल जंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, कुछ होल्स कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्टर एटम्स बोला है। तो आई विल ड्रॉ सम होल्स। तो यहाँ पे हम कुछ होल्स बना लेते हैं लाइक दिस आर द होल्स व्हिच इज प्रेजेंट। और लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं ऐसा, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट। तो आपको ये सब जो डेटा है ये पहले से पता होता है, उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। एकदम जीरो लेवल से इस क्लास को अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा उनके लिए है जो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप पढ़ाई एंड कर चुके हैं, ईडीसी की, है ना? तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आयंस होंगे, क्योंकि ये आपके पास, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस होंगे। ये इस तरीके का, ये आपका बन गया एक पीएन जंक्शन, राइट? अब इस पीएन जंक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि आप अगर इस रेंज में देखेंगे, सिर्फ इस रेंज में, तो आपके पास यहाँ पे होल्स ज़्यादा है ना? और यहाँ पे होल्स की कमी है, क्योंकि ये आपका पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो डेफिनिटली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होल्स का मूवमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे एक एरो बना के आपको दिखाता हूँ कि होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये है होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? ये डिफ्यूजन की वजह से मूव कर रहे हैं। ये आपका होल्स का डिफ्यूजन का डायरेक्शन है, बिकॉज़ होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ कम है। अगर हम इसी डायरेक्शन में एक और एरो ड्रॉ कर दें, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आपके पास होल्स की वजह से करंट है, जो कि आपका डिफ्यूजन करंट है, ठीक है?
तो ये हमको करंट का डायरेक्शन भी मिल गया, होल्स का डायरेक्शन भी मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन n रीजन है, इस वजह से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आई जस्ट ड्रॉ दैट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक दिस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ये डिफ्यूज हो रहा है, इसकी वजह से आपको जो करंट मिलेगा, दैट करंट वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये करंट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आई विल ड्रॉ कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपको डिफ्यूजन करंट मिल रहा है आईएन, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूजन की पूरी कहानी हो गई कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिफ्यूजन करंट भी इसी डायरेक्शन। अब जब ये कहानी आपके पास सेट है, तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर गया तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा और ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक वी कैन से एक डिप्लीशन रीजन तैयार हो गया, बहुत छोटा-सा हमने ले लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमको ये पता है कि ये पी रीजन है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फुल्स है, लेकिन क्या माइनॉरिटी यहाँ नहीं रहेंगे? यस, माइनॉरिटी भी रहेंगे और माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे इक्का-दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। सपोज दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वी हैव हियर। यहाँ पे भी होंगे सपोज लाइक दिस। और आपके पास यहाँ पे होल्स भी होंगे। ये जो है ये होल्स यहाँ पे कुछ होंगे सपोज। यहाँ पे भी होल्स हो सकते हैं क्योंकि दे आर माइनॉरिटीज। अगर मेजॉरिटी है तो माइनॉरिटी होगा और माइनॉरिटी है तो मेजॉरिटी होगा। अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबल होने से पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप भी यहाँ पे बन चुका है। मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डायरेक्शन जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स पहले भी अवेलेबल थे, हमने उसको नहीं बनाया था फॉर क्लियरिटी। जब हमको ये नीड पड़ी कि हमको माइनॉरिटीज भी शो करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को बना दिया। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे एक फोर्स लगता है, जो कि इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये कौन मूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। क्यों सर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपका एन साइड है। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है इन साइड में, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ही तरफ डिफ्यूज कैसे कर सकता है? तो ये जो है ये ड्रिफ्ट है। सिमिलरली यहाँ पे आपका होल्स का भी एक ड्रिफ्ट होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका होल्स का ड्रिफ्ट है। अब होल्स कैसे क्यों मूव कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होल्स का मूवमेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है और ये जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज में रखता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। लेकिन फोर्स जो आपके पास नेगेटिव चार्ज में लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसी वजह से ये नेगेटिव साइन आपको मिलता है। तो ये जो कंडीशन है ये होल्स के लिए है और ये जो कंडीशन है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। बस यही बात आपको समझना है कि ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है ये ड्रिफ्ट करंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल दें कि भाई इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ऐसा, ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट जो है वो इसके ऑपोजिट में होगा। ये आपका ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है। ठीक है? ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब होल्स के बारे में हम इस पे बना देते हैं। एक ही पेज में सारा कुछ हो जाएगा। होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में आपका ड्रिफ्ट कर रहा है। ये होल्स का ड्रिफ्ट का डायरेक्शन है, तो होल्स का ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगा। ये आपके ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है। ये चारों चीजें हम समझ गए। इसको आप एक टेबल में लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस डायग्राम से होल्स का डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट और यहाँ पे होल्स का ड्रिफ्ट और होल्स का ड्रिफ्ट करंट, ये सभी कुछ बता लिए। अब क्वेश्चन में जाते हैं। ये बोला है द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं। ये होल्स का डिफ्यूजन करंट है और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट है। क्या इनका सेम डायरेक्शन है? यस, इनका सेम डायरेक्शन है क्योंकि इसका भी एरो इसी तरफ है, इसका भी एरो इसी तरफ है। इसका मतलब है ये आंसर सही है, लेकिन आपको नॉट ट्रू पूछा है।
अगर नॉट ट्रू पूछा है तो आप इसमें टिक नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सही बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें जाते हैं, द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये जो है, हम यहाँ पे ये ड्रिफ्ट करंट, ये आपके पास ड्रिफ्ट है इलेक्ट्रॉन का और ये ड्रिफ्ट है होल का, ये सेम डायरेक्शन में है भाई। मतलब सेम डायरेक्शन में है तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो आप इसमें टिक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है। तो ये करंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है बोल रहा है। तो यहाँ पे ये होल का ड्रिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है तो हमको डी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज इन द सेम डायरेक्शन। अब वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट और डिफ्यूज की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे इसने झूठ बोला है कि ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको नॉट ट्रू बोला है। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्ली आइडिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन का। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि हमने इसमें कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगाया, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, कुछ भी नहीं लगाया। ये आपका पी साइड है, ये एन साइड है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है और इसी डिप्लीशन रीजन में हम लोगों ने ड्रिफ्ट को शो किया है। ठीक है? तो जो भी कुछ हो रहा है, वो डिप्लीशन रीजन में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के वेराइटीज़ को और देखते हैं। हमारे पास तो आपको ना एक फिजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा पीएन जंक्शन का। और जब आप पीएन जंक्शन को इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनिशियली उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे। इनिशियली डिफ्यूजन भी होगा, ड्रिफ्ट भी होगा। लेकिन फाइनली जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा एक पीएन जंक्शन, तब उसके करंट की वैल्यू 0 होती है। मतलब मार्केट में जो आपके पास पीएन जंक्शन अवेलेबल है, क्या उसमें सर डिफ्यूजन ड्रिफ्ट होता है? उसमें तो कोई हम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस नहीं करते हैं। तो उसमें कोई डिफ्यूजन ड्रिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ये दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, नेट करंट, वो ऑपोजिट होने की वजह से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये एक पार्ट है जिसको आपको समझना है। चलिए आईआईटी रुड़की का ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको बोला गया है एन एन प्लस एन सिलिकॉन डिवाइस इज फैब्रिकेटेड विथ यूनिफॉर्म एंड नॉन डिजेनरेट डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनडी इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 18। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक बढ़िया सा नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे हम फिजिकली ये देखते हैं कि किस टाइप के डिवाइस की बात की जा रही है। तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे एक तरफ डोपिंग जो है वो ज़्यादा है। सपोज़ इसको हम N प्लस से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये N है। तो ये जो प्लस साइन है, ये हेवी डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये कोई आयोन्स नहीं है। और ये जो नॉर्मल N है, ये इसके कंपैरिज़न में लेस डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो पॉज़िटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब मैं यहाँ पे अगर आपको फिज़िकली एक विज़ुअलाइज़ेशन दूँ, तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन आप ज़्यादा बना दो और इस तरफ आपके पास इस कंसंट्रेशन को थोड़ा-सा लेस कर दो लाइक दिस। ये आपके पास एक N प्लस N टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। जब भी ऐसा होगा, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? द रीज़न इज़ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से आपका ये चार्ज कैरियर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बाहर नहीं आएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डेफिनिटली आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो जाएँगे। आप यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं। मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से हटा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिए। बट आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरफ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जो आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटाए, वो यहाँ। तो इस जगह पे आपके पास नेट चार्ज अभी पॉजिटिव हो गया है और इस जगह पे नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से नेगेटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आयोन्स बच गए, पॉजिटिव पॉजिटिव आयोन्स वजह के।
आने की वजह से यहाँ का नेट चार्ज पॉजिटिव, यहाँ का नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। अब ये जो नेट चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप करता है, दैट इज़ वीबीआई, जिसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं। ये बात आपके प्रीवियस केस में भी था, जहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में भी आपके पास एक बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई डेवलप हुआ था। इस बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो भी आपको पता है आप उसको यूज़ कीजिए। ये हमेशा ऐसा लिखा जाता है, दिस इज़ केटी अपन क्यू एलएन, जिसका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका डिवाइडेड बाय जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। हमेशा हायर कंसंट्रेशन बाय लोअर कंसंट्रेशन आप लिख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 1 into 10 to the power 18 एक दिया गया है और आपके पास 1 into 10 to the power 15 एक दिया गया है, तो दिस इज हायर, दिस इज लोअर। न्यूमरेटर में ये आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है दैट इज नॉन डिजेनरेट। ये नॉन डिजेनरेट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये नॉन डिजेनरेट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने सेमीकंडक्टर में डोपिंग बहुत हाई की है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर आपका डीजेनरेट सेमीकंडक्टर नहीं बन पाया। और डीजेनरेट सेमीकंडक्टर अगर बनता, तो उस सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल के इक्विवेलेंट हो जाता। तो अभी मतलब नहीं हुआ है क्योंकि नॉन डिजेनरेट है, मतलब आप सेमीकंडक्टर के फॉर्मूलेज को यूज कर सकते हैं। अगर वो डिजेनरेट होता तो आपको मेटल के जो फॉर्मूलेज है उसको यूज करना पड़ता, जो हमारे आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है? तो ये सब बातें आपको आइडिया होना चाहिए, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले में ये वैल्यूज लगाना है। केटी अपन क्यू की वैल्यू 0.026 हम लोग लगाते हैं, डेट इज। उसके बाद आपके पास ये जो वैल्यू है दिस इज 0.026 एट रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे आपके पास n प्लस और n की बात है, तो n प्लस 1 इंटू 10 टू दावर 18 है, दिस इज 1 इंटू 10 टू दावर 18 है। और यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू दैट इज 1 इंटू 10 टू दावर 15 है, तो यहाँ पे 10 टू दावर 15 लगा दिए और इसका आंसर आपको आ जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन, दैट इज 0.173। ये आपकी आ रही होगी, ठीक है। सो दिस इज 0.173 वोल्ट एंड दिस इज द एग्जैक्ट आंसर 0.173 वोल्ट। सो वी गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, ये भी आईआईटी रुड़की का गेट का क्वेश्चन है। इस वैरायटी के क्वेश्चन का भी आइडिया आपको होना चाहिए, जो आपने अगर सॉल्व किया है तो डेफिनेटली ये एक पार्ट है पीएन जंक्शन का। ये आईसी बेंगलोर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कुछ खास बातें दी गई है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप ये देखिए, यहाँ पे आप द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, आप यहाँ पे देखिए, जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको बोला बिल्ट इन पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी इंडिकेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो जब भी किसी डिवाइस में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, मतलब कहीं पे होल्स ज्यादा है, कहीं पे होल्स कम है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम है, अगर इस टाइप का सिनेरियो आपको दिख रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, वहां पे बिल्ट इन पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। देखिए, द फिगर बिलो शोज द डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इन लॉग स्केल। इसका जो वाई एक्सिस है, इस लॉन्ग स्केल को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ग्राफिकली जब हम लोग किसी बहुत बड़ी वैल्यूज को ग्राफिकली पुट अप करते हैं ग्राफ में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो ग्राफ के अंदर ही आ जाए, तो उसकी स्केलिंग करते हैं बाय टेकिंग द लॉग, तो इसको लॉग स्केल बोला जाता है। ठीक है, नहीं तो ये 10 टू द पावर 16 कहाँ चला जाता, आप सोचो, और ये 10 टू द पावर 14 कहाँ चला जाता। लेकिन जब ये ग्राफिकल प्लॉट ड्रॉ किया गया, तो आप ये देखिए यहाँ पे कोई लॉग स्केल नहीं लिखा गया है। यहाँ पे एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि लॉग ऑफ एक्सेप्टर एटम है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस है, जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर की डिस्टेंस है, जो कि माइक्रोमीटर के डिस्टेंस में दिया गया है। तो कहीं भी लॉग स्केल नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा छोटा क्यों हुआ, क्योंकि इसको लॉग स्केल में पुट अप करके बनाया गया है। लेकिन वाई एक्सिस आपका एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन है, लॉग स्केल में नहीं।
The magnitude of electric field in kilovolt per centimeter in the semiconductor due to non-uniform doping is। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशन है जहां पे कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है, कंसंट्रेशन एक तरफ कम है। तो आप समझ जाए कि होस जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। अगर होस इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से छोड़ के आएगा तो इस तरफ आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। अब जैसे आपके पास बिल्ट इन पोटेंशियल का फार्मूला है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला होगा। आर यू गेटिंग मी? तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में पढ़ के उसके फार्मूले में लैंड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को डिकोड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये अप्लाई करते हैं फार्मूला और फार्मूले को अप्लाई करने के बाद तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है फार्मूला जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा हमारे पास किसी दो साइड्स में, जैसे कि अभी हम लोगों ने बिल्ट इन वोल्टेज फाइंड आउट किया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आपके पास होगा दिस इज के टी या फिर वी टी। वी कैन हैव दिस इज डी एल एन ऑफ एन ए ऑफ एक्स divided by this is small change in the distance, whatever distance we have, the change in the concentration with respect to distance, लेकिन उसमें लॉग के साथ, नेचुरल लॉग के साथ। और ये kT that means this is also known as VT जो आप थर्मल वोल्टेज जानते हैं। तो this is VT d by dx of this is ln of na of x। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब इसमें आपको na की वैल्यू दी गई है, अब आपको उसको लॉग में निकालना पड़ेगा और क्योंकि लीनियर चेंज है तो डायरेक्टली हम डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले ले VT के बाद, so we can write this is ln of whatever value we have that is 10 to the power 16, 10 to the power 16 minus this is ln of 10 to the power we have this is 14, so 10 to the power 14 divided by we are having the distance जो कि आपके पास 2 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर का है। तो मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ किसमें, सेंटीमीटर में। 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, क्योंकि लीनियर चेंज है इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली उसका डिफरेंस ले लिया। ठीक है। तो ये है आपका एक्सप्रेशन, इसमें आप वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे कि VT की वैल्यू वी हैव 0.026 और ये जो आपका ln ऑफ 10 टू द पावर 16 है, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए और कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए। तो ये आ जाएगा 36.84। सो दिस इज 36.84। ठीक है। माइनस this is ln of 10 to the power 14, so we just use your calculator, this is 32.23, this is 32.23 है ना। और उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व दिस एंड वी आर गोइंग टू गेट 1.198 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज 1.198 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम देख भी लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू पुटअप करना है वो किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में पुटअप करना है एंड द आंसर विल बी 1.198। ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास कंसंट्रेशन डिफरेंस दिया गया है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस में आपके पास ड्रिफ्ट भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। ये एक आप दायरा बना लीजिए कि हमको कहीं पे भी कोई डायोड हो या फिर कोई आपके पास सेमीकंडक्टर हो, सिंगल सेमीकंडक्टर, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस दिया गया है तो वहां पे हमारा वोल्टेज भी आएगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे हमारा डिफ्यूजन भी आएगा। ठीक है। ड्रिफ्ट भी आएगा, मतलब जो डिफ्यूजन करेंट, ड्रिफ्ट करेंट, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल,
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल भी होगा। तो सारी चीज़ एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर में समा जाता है जब आपका सेमीकंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होता है। ठीक है? So this is all about this particular question। और हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं या फिर उसके वैरायटीज होंगे जिसको हम देखते हैं कि अब क्या दिया गया है। ये हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आईआईटी कानपुर का है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है। मैं इन क्वेश्चंस को क्यों लिया, कारण ये है कि इससे अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको ये 4 ऑप्शन फाइंड आउट करते-करते काफी सारी चीजों का एक साथ रिवीजन हो जाता है एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन। ठीक है, फिर से वही बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है डिप्लीशन रीजन में, और आपका जंक्शन पीएन जंक्शन है और ये इक्विलिब्रियम में ही है। अभी तक हम नॉन इक्विलिब्रियम में नहीं गए हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इन इक्विलिब्रियम इज शोन इन द फिगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे नॉट ट्रू है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल है जो कि डिप्लीशन रीजन में बनाई गई। तो ये प्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पॉइसन इक्वेशन से आता है। और खास बात ये कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल इस तरीके से रैंप फंक्शन में दिख रहा है और ये पॉजिटिव साइड में है, तो आप हमेशा याद रखना ये लेफ्ट साइड आपका एन रीजन होगा और राइट साइड पी रीजन होगा। ठीक है? अगर आपका यही प्रोफाइल नीचे बनता है, डाउनवर्ड बनता है सेम टाइप का, तो आपका लेफ्ट साइड पी होगा, राइट साइड एन होगा। तो यहाँ पे एक चीज तो हम लोगों ने खामोशी से कर लिया कि आपका लेफ्ट साइड एन है और राइट साइड पी है, तब जाके डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल ऐसा बनता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज ऑफ एन टाइप एंड राइट साइड इज ऑफ पी टाइप। तो लेफ्ट साइड एन टाइप है, राइट साइड पी टाइप का है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरी बात हमको बोला है बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप रीजन्स आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। ये भी सही है क्योंकि जब तक यूनिफॉर्मली डोप्ड नहीं होगा तो आपको चार्ज डेंसिटी का स्टेप फंक्शन नहीं मिलेगा, और चार्ज डेंसिटी का स्टेप फंक्शन भी नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रैंप फंक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आपके पास यहाँ पे हम चेक भी करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पीएन जंक्शन है इस तरीके से और यहाँ पे आपका ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है? डिप्लीशन रीजन में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आयंस होंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस और होल्स होंगे। ये डिप्लीशन रीजन के बाहर वाला एरिया है। राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे, ये ऐसा, क्योंकि ये आपका एन साइड है और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है ये आपका डिप्लीशन रीजन है। ये अगर हम लोग इसका चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ ये आपके पास कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा और ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ या फिर सेंटीमीटर में बनेगा, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अब ये जो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ है ये एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर लेंथ पे ही बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये जो रीजन है ये आपका न्यूट्रल रीजन है। इसमें कोई हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज नहीं लगाया है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। ये जो रीजन है ये आपका न्यूट्रल है। इसको कई बार हम लोग क्वासी न्यूट्रल रीजन भी बोलते हैं। लेकिन ये जो रीजन है ये आपका चार्ज रीजन है, जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। और ये रीजन फिर से आपके पास न्यूट्रल रीजन है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो चार्ज रीजन है इस तरफ आपके पास नेगेटिव आयंस है, तो हम सबसे पहले एक कांस्टेंट लाइन खींचेंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये रीजन यूनिफॉर्मली डोप्ड है। तो आपका चार्ज का वैल्यू यूनिफॉर्म है और ये आपका ग्राफिकल प्लॉट ऐसा बनेगा। और अगर हम इस तरफ बनाएं तो वी हैव दिस वन इज द ग्राफिकल प्लॉट ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है? तो ये जो है इस लाइन को आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपके किसी काम का नहीं अब। और ये जो है इस लाइन को भी आप रिमूव कर सकते हैं, ये किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आपको मिले हैं ये ये आपको ये बताता है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट कूलम्ब है, तो यहाँ पे चार्ज हम लोगों ने लिखा और ये आपके पास Nd प्लस आयन है। यहाँ पे ये आपके पास Q है और यहाँ पे Na माइनस आयन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है ये बताता है कि दोनों साइड यूनिफॉर्मली डोप्ड है। ठीक?
अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा? आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने पी साइड लिया है, ये एन साइड, ठीक है? आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिया है, ये आपका पी है और ये आपका साइड एन है। इसी कारण ग्राफ जो है वो आपका नीचे बनेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इन वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आपको उस समय पॉइसन इक्वेशन यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और ये आपका डीएक्स होगा। ये रो जो है वो चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब है आपको इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो एक रैंप फंक्शन मिलेगा, ठीक है? दिस इज नथिंग बट ए रैंप फंक्शन बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो रैंप फंक्शन है जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली आपको इसी पॉइंट पे ही ड्रॉ करना है। ये ऐसा, दिस विल बी लाइक दिस। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा। दिस इज ई नॉट मैक्स हम लोग लिखते हैं। और ये जो पॉइंट है ये आपका वी कैन राइट डब्ल्यू लिखे या फिर एक्स लिखे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एन साइड है एक्स एन नॉट और ये पोजीशन आपके पास माइनस ऑफ एक्स पी नॉट होगा, ये जीरो है, ठीक है? यहाँ पे सेम वही, ये दोनों पोजीशन जो है ये आपके पास एक्स पी नॉट है, नेगेटिव में ये जीरो और ये आपके पास प्लस एक्स एन नॉट है, डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन टुवर्ड्स एन साइड। सिमिलरली दिस इज माइनस एक्स एन नॉट, ये जीरो, ये आपके पास प्लस एक्स पी नॉट है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। यही चीज इस वाले डायग्राम में अपसाइड बना है। तो इसका मतलब है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? ये जो आपके पास माइनस 0.1 यहाँ पे दिया गया अगर आपको दिख रहा है तो ये एक्चुअली माइनस ऑफ एक्स एन नॉट की वैल्यू है क्योंकि ये एन साइड है, ये पी साइड है। और ये आपको जो वैल्यू दिया गया है दैट इज 1.0 यूनिट है आपके पास माइक्रोमीटर का। ये जो है ये आपके पास प्लस एक्स एन नॉट की वैल्यू है, ठीक है? तो सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया, कैसे आएगा वो भी बता दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान देने लायक है वो है कि बोथ एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। तो यूनिफॉर्मली डोप्ड होने से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रैंप फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रैंप फंक्शन मिला है तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये नहीं है। थर्ड आपको बोला गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, तो क्लियर कर लेते हैं। तो थर्ड आपको दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इन इज 700 मिलीवोल्ट, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट ऑप्शन दिया गया इफ द पी साइड P type region has a doping concentration of 10 to the power 15, then the doping concentration in the N type region will be ये जो भी वैल्यू आपके पास आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम रामबर्न फार्मूला बोल सकते हैं, जो काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता है। वो फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस वाली को, यहाँ पे हम एक्स एन नॉट और उसके साथ आपके पास जो डोनर एटम का कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू आप एक्स पी नॉट इंटू एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। इसके पीछे जो बेसिस है वो ये है कि आपके पास जितने आयोन्स इधर पे होंगे उतने ही पॉजिटिव आयोन्स इधर पे होंगे। नेगेटिव साइड के चार्ज और पॉजिटिव साइड के चार्ज जो है वो इक्वल है, जिस बेसिस पे ये इक्वेशन आता है। इसी इक्वेशन के बेसिस पे ये दिया गया है आपको दो चीजें, जैसे यहाँ पे दिया गया द पी टाइप रीजन हैज ए डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 15, देन द डोपिंग कंसंट्रेशन इन द एन टाइप रीजन विल बी 10 टू द पावर 16। तो आपको पी टाइप रीजन का डोपिंग कंसंट्रेशन ये 10 टू द पावर 15 दिया गया है, तो ये आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 16 होना चाहिए। तो एन साइड में जो आपके पास एक्स एन नॉट की वैल्यू है वो माइनस 0.1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है ये 1.0, तो ये आपके पास 1.0 दैट मीन्स 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका भी आंसर 10 टू द पावर 15 आएगा, इसका भी आंसर 10 टू द पावर 15 आएगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी आपका सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये डी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है दैट इज V is equal to we have the negative of this electric field dx। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आया है
उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वोल्टेज मिल जाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में आपके पास एक्स दैट इज डिस्टेंस है। तो आप अगर इसका एरिया फाइंड आउट कर ले, ये जो आपके पास बना हुआ है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ जो आपके पास क्लोज्ड कर्व दिया गया है उसको आप फाइंड आउट कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप हाफ ऑफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, क्वेश्चन आपके पास यहाँ है दैट इज 10 टू द पावर 4, तो वाई एक्सिस में आपके पास 10 टू द पावर 4 है। एक्स एक्सिस में आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 1 माइनस दिस इज 0.1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस ऑफ माइनस 0.1 दैट इज 1.1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू आपके पास 1.1 विल बी द वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका 700 तो नहीं आएगा, 700 मिली वोल्ट, लगभग ये 550 मिली वोल्ट आना चाहिए। दैट इज 550 मिली वोल्ट आया विच इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विथ ऑप्शन सी। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करती है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमको और कौन-कौन सी वैरायटी दी गई है। लिखा हुआ है पीएन जंक्शन में एक कंसीडर ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेप्ट डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power 17 per centimeter on the p side and a uniform donor doping concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube on the n side। आगे ये लिखा है कि नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है टू द डायोड गिवन केटी अपन क्यू की वैल्यू दी गई है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन 12 दिया गया है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी दी गई है और उसके बाद क्यू की वैल्यू दी गई है द चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया इन द डिप्लीशन रीजन ऑन द पी साइड। ये पूछा गया है। चलिए इसको सबसे पहले हम विजुलाइज करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि हमको जिस कंसेप्ट के बारे में यहाँ बोला जा रहा है वो एक्चुअली दिखेगा कैसे। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मैं विद इन 1 मिनट इस डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। तो ये आपके पास पी साइड है, समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एटम्स है दैट इज एक्सेप्टर एटम्स, और ये आपका दूसरा साइड जो है वो एन साइड है। सपोज दिस इज हैविंग द डोनर एटम्स। डोनर एटम्स का मतलब है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो साइड है ये आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होंगे, ये आयोन्स है, लेकिन एटम्स के लिए आपको यहाँ पे होल्स बनाना पड़ेगा। दिस आर द कंडीशन। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो आपका डायोड है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम है इसका मतलब है इसने इसके दोनों साइड में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया तो डेफिनेटली डिफ्यूजन होगा, ड्रिफ्ट होगा और कुछ चार्जेस आपके जंक्शन एरिया में क्रिएट होंगे। अगर कुछ चार्जेस जंक्शन एरिया में क्रिएट हो रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेशन से होंगे। मैंने यहाँ पे इस जहाँ पे ये जंक्शन बन रहा है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पेयर को रिकॉम्बिनेशन की वजह से हटा दिया ताकि वी कैन क्रिएट ए जंक्शन। ये आपका जंक्शन का विड्थ है और ये आपका पूरा ओवरऑल आइडिया आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस तरीके का दिखेगा आपका पीएन जंक्शन। ठीक है, so this is p side and this is n side। now understand the question। यहाँ पे पी साइड का डोपिंग डेंसिटी दिया गया है, एन साइड की डोपिंग डेंसिटी दी गई है। चार्ज पर यूनिट एरिया इन द जंक्शन एरिया इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पी साइड। तो हमको ये पता करना है कि जो पी साइड है आपके पास, यहाँ पे आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस चार्ज ये कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा कैसे। इन जनरल हम जब इस एरिया में चार्ज की बात करें तो ये आपके पास हम ये जानते हैं ऑन पी साइड डिप्लीशन रीजन ये मैंने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब है
पी साइड के डिप्लीशन रीजन में अगर आप चार्ज की डेंसिटी को देखें, चार्ज की जो डेंसिटी है अगर आप उसको देखें, तो आपको ये पता है चार्ज मतलब क्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या? आपके पास जो एक्सेप्टर एटम्स है उसका कंसंट्रेशन, जो कि आपके पास एक नेगेटिव एटम्स। तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द यूनिट हियर? इसका यूनिट हो जाएगा आपके पास कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको क्या पूछा है? ये पूछा है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसको आपको कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, आप क्या करेंगे? इसको सिर्फ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें एक लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कौन सा लेंथ होगा? ये आपका डिप्लीशन लेयर का डेप्थ जो है वो यहाँ पे माइनस एक्स पी नॉट है, ये 0 है, ये एक्स एन नॉट है। आप इस डिस्टेंस को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है इसमें जो चार्ज है दैट विल बी कंसिडर्ड। तो बस हम यहाँ पे ऑन पी साइड फिर से लिखते हैं। ऑन पी साइड वी कैन हैव, ऑन पी साइड डिप्लीशन रीजन अगर हम लिखें, और यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये फाइंड आउट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले में हल्का सा चेंज, दैट इज क्यू। नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली, यहाँ पे Na माइनस आप लिख सकते हैं, और ये आपके पास xp नॉट को आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, दिस डिस्टेंस। देन यू कैन गेट द व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है और नानो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो वी कैन पुट द मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है, और यूनिट जो है जब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू लिखना है। ये आपके पास कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वी कैन हैव दिस वन इज इन कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये सारे वैल्यूज दिए हुए है कि नहीं क्वेश्चन। सो ये इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टर एटम की डोपिंग कंसंट्रेशन दी गई, वेरी हैप्पी। आपको क्यू की वैल्यू दी गई है, दैट विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन आपको एक्स पी नॉट ये नहीं दिया गया है भाई। अगर ये नहीं दिया गया तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पार्ट फर्स्ट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज एक्स पी नॉट इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस इज ब्लू इनटू आपके पास हो जाएगा एन डी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन डी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेनिट्रेशन डेप्थ, कितना पेनिट्रेट किया गया है डिप्लीशन रीजन का पी साइड की तरफ, 0 से पी साइड की तरफ, उसके लिए ये फॉर्मूला। अब हमारे पास W ये नहीं है, ये है ND है, Na है, ये सारा कुछ है, लेकिन W डेट इज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज अगेन नॉट गिवन। तो इसको लिए आपको फिर से एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज रूट ओवर दिस इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय Q, 1 अपन Na प्लस 1 अपन Nd। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे सारा कुछ देखिए कि परमिटिविटी क्वेश्चन में दी गई है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई ये नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द बिल्ट इन पोटेंशियल, और बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास है केटी अपन क्यू, एंड दिस इज नेचुरल लॉग, उसके बाद एन डी और एन ए, और यहाँ पे एन आई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला डेट वी हैव टू यूज फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे केटी अपन क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एनडी एनए की वैल्यू गिवन है, और एनआई की वैल्यू भी गिवन है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव टू राइट एंड फाइंड आउट द वैल्यू। दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज and find out the magnitude, and this is the third equation that we have to use and find out the magnitude. And at last, after getting the value of sub x p naught, we can put these values in this particular formula to get out the final answer. चार फॉर्मूलेस का यूज है यहाँ पे, और ओवरऑल 4 फॉर्मूले यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एक करके इन फॉर्मूलेस को एक्सप्लोर करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमको ये पता है कि हमको केटी अपन क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज केटी अपन क्यू 26 मिलीवोल्ट। तो मैंने सबसे पहले इसी फॉर्मूले को यूज करने की बात कही,
सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज 26 into 10 to the power of -3 and then we can put ln nd और na आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10 to the power 17 and 10 to the power 16. So we can put this is 10 to the power 17 into 10 to the power of 16 और ni की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है that is equal to ये 1.5 into 10 to the power 3. So we put this value that is 1.5 into 10 to the power of 10 का स्क्वायर ये वैल्यू आपको पुटअप करना है देन वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस पार्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे आंसर फाइंड आउट करेंगे और मुझे भी बताएंगे यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.757 वोल्ट सो वी कैन पुट दिस इज 0.757 एंड द यूनिट इज वोल्ट राइट नाउ विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन हमको फाइंड आउट करना है और आप यहाँ पे सारे वैल्यूज को लगा सकते हैं सो यहाँ पे जब वैल्यूज पुटअप करेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ so the width of the depletion region that is w is equal to this is with root so हम यहाँ पे root यूज कर लेते हैं this is root over okay this is twice of epsilon तो यहाँ पे जो twice of epsilon divided by q आप लिख रहे हैं ये epsilon जो है वो आपकी परमिटिविटी है जिस मीडियम में भी आपका ये डायोड बना हुआ है तो ये सिलिकॉन के मीडियम में बना हुआ है तो आपको सिलिकॉन की परमिटिविटी यूज करनी पड़ेगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज 1/Na plus 1/Nd and next we have the built-in potential, right? So we can put the values. ये आपके पास रूट हो जाएगा and we can put this is twice of epsilon. ठीक है तो यहाँ पे epsilon की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -14 ये भी दिया गया है और यहाँ पे सिलिकॉन का 12 भी दिया गया है यूज दिस बोथ so this is 12 into 8.85 into 10 to the power of -14 ठीक है और दिस इज 1.6 into 10 to the -90 1/10 to the power 16 plus 1/10 to the power of 17 ठीक ये सारे वैल्यूज को मैंने पुटअप कर दिए हैं और ये रूट को थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड नेक्स्ट इज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वीबीआई वीबीआई की वैल्यू जस्ट अभी आपने निकाला 0.757 वोल्ट तो वी कैन पुट दिस इज 0.757 वोल्ट after putting all these values we can use your calculator and calculate the answer तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट एक चीज और जो यहाँ मुझे कंसिडर करना है एक्चुअली में यहाँ पे 8.85 into 10 to the power -14 फैरेड पर मीटर दिया गया है और हमारा 8.85 into 10 to the power -14 ओरिजिनल में फैरेड पर सेंटीमीटर होता है हो सकता है यहाँ पे गलती दी गई हो लेकिन हमको इसी वैल्यू को यूज तो करना पड़ेगा तो अगर हम इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं और हमारा सारा कंसंट्रेशन सेंटीमीटर में है तो हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा एंड दैट कैन बी चेंज बाय यूजिंग ये जो है ये 10 टू द पावर 14 जो है वो -10 टू द पावर 16 हो जाएगा अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ठीक है तो ये आपका वैल्यू पुट अप हो गया अब आप इसके कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकाल लीजिए और आपका आंसर आएगा 3.325 into 10 to the power of -6 सेंटीमीटर 3.325 into 10 to the power of -6 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है ठीक है तो ये दो पार्ट आपका सॉल्व हो गया अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है अगला है आपके पास W की वैल्यू की यूज करके XP नॉट फाइंड आउट करना तो वी कैन फाइंड आउट द XP नॉट एक और पेज में लेता हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XP नॉट इज इक्वल टू W इंटू आपके पास होगा यहाँ पे ND डिवाइडेड बाय दिस इज NA प्लस ND ठीक है और Na और Nd की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे हम W की वैल्यू पुट अप कर देंगे दैट इज 3.325 into 10 to the power of -6 325 into 10 to the power of -6 और Nd की वैल्यू आपको पहले पुट अप करना है तो दिस Nd इज इक्वल टू 10 to the power 16 ये दिया गया है ना ये क्वेश्चन में ही गिवन है 10 to the power 16 divided by we can write this is 10 to the power 16 plus 10 to the power 17 so after solving this one we can find out the answer
which is equal to W की वैल्यू we have this is 3.023 into 10 to the power of minus 7. So we can write this is 3.023 into 10 to the power of minus 7 और यूनिट है आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज करके आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये वैल्यू भी निकल गया तो बस जस्ट आपका एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज फाइनल आंसर, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन पी साइड। So we can write this is charge charge per unit area on P side is equal to, this is equal to आपके पास Q होगा, Na होगा, और ये आपका चार्ज डेंसिटी हो गया पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी कैन मल्टीप्लाई इट विथ एक्सपी नॉट। तो Q की वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 और Na की वैल्यू आपके पास 10 टू द पावर 17 है, और एक्सपी नॉट यहाँ से यूज कर लीजिए, दैट इज 3.023 into 10 to the power of minus 7 centimeter. So after putting all this, we have to find out the answer in nanocoulomb per centimeter square. So this is 4.89 nanocoulomb per centimeter square. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4.89 nanocoulomb सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये वैल्यू आपको पूछा गया है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का फॉर्मेट था और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि चार चार फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज है, और चारों फॉर्मूलाज का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है, आप इस क्वेश्चन को हल्का सा भी हिला नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी नाइस वन। नाउ हम लोग कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे पीएन जंक्शन का हमारे पास किस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एक और है। अब इसमें क्या है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जंक्शन में जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, इन सब के बारे में एनालिसिस किया वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू। अब आप देखिए कि आपके पास एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन रहा है, दैट इज पीएन जंक्शन अंडर बायसिंग। इसमें आपके पास इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, ये टॉपिक रह सकता है, डायोड करंट इक्वेशन का टॉपिक रहेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट का टॉपिक रहेगा, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी का टॉपिक रहेगा। इसका मतलब है कि जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बायस, अंडर बायसिंग मतलब यहाँ पे दो प्रकार का बायसिंग हो सकता है, एक आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा और एक आपके पास यहाँ पे रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो आप पी रीजन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एन रीजन में भेजेंगे, दैट इज इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जब आप रिवर्स बायस करेंगे, आप वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि पी और एन रीजन में है, उनको आप बाहर निकालोगे। आई विल शो यू व्हाट इज द कंडीशन। तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं और बात को समझते हैं, और फर्मी लेवल पे भी हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे गए और ये सब चीजें तो हम लोगों ने कर रखा है। सो लेट्स टेक द न्यू स्लाइड। इस न्यू स्लाइड में जस्ट ड्रॉ कि हमने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया है या फिर रिवर्स बायस किया। मतलब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि आपको आइडिया रहे कि अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से बाहर आ गए। और जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से बाहर आ गए तो हमारे पास जंक्शन ऐसा बना हुआ था, जो कि आपके इस मेटलर्जिकल जंक्शन में आपके पास इन दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे, लेकिन ये जो आपके पास ये वाला एरिया है, यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स था ना तो कोई होल्स था, क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्रैक्टिकली वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसा नहीं बोलूंगा, वी हैव, बट दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। तो आपने जब यहाँ पे पी साइड, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड, और ये आपका डिप्लीशन रीजन है, वी हैव नेगेटिव आयंस हियर, हियर वी हैव द पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस होगा, यहाँ पे नेगेटिव विथ होल, नेगेटिव विथ होल, दिस इज द कंडीशन। ये आपके पास कुछ इस तरीके का कहानी होगा। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन, ये आपकी कहानी कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है,
जब आप यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और एक फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल लगाते हैं, तो ये जो जंक्शन एरिया है, यहाँ पे वापस से वी हैव सप्लाइड होल्ड और यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। आइडियली आपके पास कोई डिप्लीशन रीजन यहाँ पे होता ही नहीं। तब जब लेकिन फॉरवर्ड बायस करेंगे तब। अगर आप फॉरवर्ड बायस नहीं करते हैं तो ये देखिए ये पहले जैसा कंडीशन आ गया। अगर पहले जैसा कंडीशन आ गया तो पहले जो चीजें हो रही थी वही होगी। यहाँ पे होस्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस करने पे हुआ। सर पहले जैसा कंडीशन कब आया? तो आप बोल सकते हैं कि जब आपने फॉरवर्ड बायस किया तब आया। आप अगर रिवर्स बायस करेंगे तो पहले जैसा कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। सर ये फॉरवर्ड बायस क्या कहलाता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आपका नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। ठीक है? ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग, दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपने फॉरवर्ड बायस किया, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे फिर से पहले जैसी कंडीशन आ गई कि एक तरफ होल्स ज्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे होल्स का डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन। यहाँ पे होल्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी सर यही हुआ था। हाँ भाई, पहले भी यही हुआ था। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसका डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन से ही करंट फ्लो होता है। ठीक है? जो भी चार्ज कैरियर्स इस पर्टिकुलर जंक्शन को क्रॉस करेगा, वही आपका करंट का रीजन बनेगा। द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज द रीजन ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन ड्राइव। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, जंक्शन खत्म हो गया, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन भी खत्म हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चलिए उसको समझते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ होगा, फिर हम रिवर्स बायस का भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें आपके पास EFN एंड EFP आर द एनर्जीज ऑफ द फर्मी लेवल्स ऑन द p साइड एंड n साइड ऑफ ए pn junction respectively. They will vary with the applied bias as follows. ठीक है? तो ये फर्मी लेवल का क्वेश्चन है और फर्मी लेवल पे पहले भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं हमारे सेकंड वीडियोस में, आई थिंक। जो पार्ट 2 है रिवीजन का जो हमारा चल रहा है, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंसेप्ट को डील किया है कि फर्मी लेवल को आप कैसे समझ सकते हैं। तो जब भी आप फर्मी लेवल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्मी लेवल है वो पीएन जंक्शन पे है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो पीएन जंक्शन के फर्मी लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमको आइडिया लगेगा कि पीएन जंक्शन का फर्मी लेवल का कंसेप्ट क्या है और उसको हमको किस तरीके से समझना है। देखिए, अगर आपका डायोड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आपके डायोड में करंट फ्लो हो रहा है। डायोड अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल पोटेंशियल दैट हैज बीन अप्लाइड। तो इन दैट कंडीशन आपके पास फर्मी लेवल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि करंट फ्लो होता है तब जाके फर्मी लेवल में बेंडिंग आती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो फर्मी लेवल में कोई बेंडिंग नहीं है। ठीक है? और एक तरफ आपके पास पी रीजन है और एक तरफ आपके पास एन रीजन है। मान लीजिए ये छोटा-सा मैंने डिप्लीशन रीजन बना दिया और आपके पास इस तरफ पी रीजन है एंड दिस इज एन रीजन। ठीक है? ये फर्मी लेवल है। तो ये आपका फर्मी लेवल है पी साइड का। ठीक है? और ये आपका फर्मी लेवल है एन साइड का। हमको ये पता है कि अगर हम एन साइड में बात कर रहे हैं, तो ये जो फर्मी लेवल है इसके नियर अबाउट एन साइड में ईसी का वैल्यू होगा। ये ईसी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और इसके कहीं दूर ईवी एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका पोजीशन है ईसी का और ये आपका पोजीशन है ईवी का, राइट? ये कंडीशन है। अब हम पी साइड की बात करें तो पी साइड में आपका, क्योंकि पी साइड है तो यहाँ पे ईवी यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और ईसी थोड़ा-सा दूर यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका कंडीशन है इक्विलिब्रियम जब डायोड में आप रखे हुए हैं। जब देखिए आपके पास यहाँ पे सब कुछ बन गया है तो इसको फ्री हैंड से जॉइन कर दीजिए। ये आपका फिर से दिस इज ईसी एंड दिस इज ईवी। तो आप फ्री हैंड से इसको भी जॉइन कर दीजिए, एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एनर्जी बैंड डायग्राम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में।
So what is this? This is the energy band diagram. This is energy band डायग्राम। ये एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो एनर्जी है और एक्स एक्सिस जो है वो आपका जो आपने डायोड यूज किया उसका लेंथ है। जैसे कि यहाँ पी साइड है, ये एन साइड है, तो उसका लेंथ है। सो दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इन सेंटीमीटर, ये आपके पास एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस इज नथिंग बट योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहलाता है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये जो पार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो एरिया है ये कंडक्शन बैंड का है, ये वाला, और ये जो एरिया है ये आपका वैलेंस बैंड का है, और इनके बीच में आपके पास एनर्जी गैप है जो कि ईसी और ईवी के बीच में है। ये आपका एनर्जी गैप है। इसी एनर्जी गैप में आपका फर्मी लेवल एन साइड का लाई करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द कंडक्शन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप है ये आपका एनर्जी गैप है, ईसी और ईवी के बीच में। दिस इज एनर्जी गैप, और इसी के एनर्जी गैप में आपका फर्मी लेवल ईएफपी लाई कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी, क्योंकि वाई एक्सिस एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी पोजेस करना पड़ेगा, या इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ पे जंप कर पाएगा या फिर जा पाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन भाई साहब के साथ पास उतनी एनर्जी नहीं है। कितनी एनर्जी सर? जितना इन दोनों के बीच में गैप है, इतनी एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? ये गैप जो है वो पोटेंशियल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस इज क्यू इनटू वी। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको एनर्जी देता है। अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जंक्शन में जो पोटेंशियल है वो आपका वीबीआई है। अब इस वीबीआई को अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा वो एनर्जी जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। अब ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पोजेस नहीं करता या फिर रखता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ आ सके, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लटकते हैं। जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो ये जो एनर्जी गैप है ये रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली पी साइड से एन साइड में आ जाता है, एन साइड से पी साइड में आ जाता है। जैसे कि आपके पास इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के थ्रू एन साइड से पी साइड में आ गया है और आपका डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल को लगाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया। ये आपका डिवाइस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम जाते हैं और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आपका फर्स्ट है ईएफएन और ईएफपी विथ नो बायस कंडीशन अप्लाइड। ये दोनों सेम जगह पे है या फिर सेम इसका पोजीशन है या फिर सेम लेवल पे है, क्योंकि ये इक्वल टू साइन दिया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ईएफपी है और ये ईएफएन है, ये सेम जगह पे। देयर इज नो चेंज इन इट्स एनर्जी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि फर्मी लेवल अगर सेम लेवल हो, तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं होता। वैसे भी डायोड के इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम अगर करंट की बात करें तो देयर इज नो करंट, द नेट करंट विल बी इक्वल टू 0। ये किस लिए हुआ? यहाँ डिफ्यूजन हुआ सर, फिर भी नेट करंट क्यों 0 है? क्योंकि अगर डिफ्यूजन हो रहा है, आपका ड्रिफ्ट भी हो रहा है। तो अगर आप डिफ्यूजन को ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया है कि ड्रिफ्ट भी हो रहा है, और डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेट करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जहां पे भी नेट करंट की वैल्यू 0 है, वहां पे आपका फर्मी लेवल सेम पोजीशन पे होगा। तो इसका मतलब है आपका फर्स्ट ये जो पॉइंट है ये करेक्ट है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि पीएन जंक्शन पे दिया गया है। तो अगर हम इसको क्लियर कर लें और ये बोले कि आपका फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, तो इसको आप अपने पास रखिए। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ईएफएन इंक्रीजेस एंड ईएफपी डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस। तो हमने जो एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको हमको फॉरवर्ड बायस पे भी ड्रॉ करना है। जब हम फॉरवर्ड बायस पे एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब आप किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो किस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल लगता है और किस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लगती है। ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे डायोड के फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस।
फॉरवर्ड बायस में आपको ये बिल्कुल आइडिया होगा कि सपोज दिस इज द डायोड और इनके बीच में वी हैव सपोज दिस इज आपके पास ये है आपके पास पी साइड एंड दिस इज एन साइड। पी साइड में वी आर अटैचिंग, ठीक है, एकदम सिंपल वे, एक ट्रिकी वे बताता हूँ। आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया। जिस तरफ भी आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, जैसे ये कि पी साइड में पॉजिटिव वोल्टेज लगा, इसकी जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, तो इसकी जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इसमें पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है और आपने जो वोल्टेज लगाया वो पॉजिटिव है, ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो हम इसको मानते हैं कि द एनर्जी इज डिक्रीज्ड है ना, ये ट्रिक है। सिमिलरली अगर हम एन साइड की बात करें, तो एन साइड की एनर्जी की हम बात करें कि एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का क्या होगा, एन साइड में आप देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड आउट करें, तो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों ने नेगेटिव और ये वोल्टेज की वैल्यू आपने नेगेटिव लगाई, तो ओवरऑल आपके पास वोल्टेज की वैल्यू Q इंटू वी आएगी, जो कि एक पॉजिटिव वोल्टेज है। सो इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी विच इज हायर देन पी साइड। पी साइड की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एन साइड की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी वजह से जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी लेवल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई एन साइड में, फर्मी लेवल ऑफ एन साइड ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, मूव्स अप, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो आपका ये नेक्स्ट इज फर्मी लेवल ऑफ पी साइड, फर्मी लेवल ऑफ पी साइड, इसकी जो वैल्यू है पी साइड ये मूव्स डाउन हो जाएगा। ये कैसा होगा, ये क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एरो नीचे बनाया है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे मूव्स डाउन, मूव्स डाउन। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका फर्मी एनर्जी लेवल पी साइड का ये नीचे होगा और फर्मी एनर्जी लेवल एन साइड का ये ऊपर होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। सो इसके पीछे रीजन है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, तो EFN इंक्रीजेस एंड EFP डिक्रीजेस विद फॉरवर्ड बायस। ये देखिए EFN की वैल्यू ऊपर चली गई, EFP की वैल्यू नीचे आ गई, तो EFN इंक्रीजेस EFP डिक्रीजेस, ये है, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो चीजें हुई है, रिवर्स बायस में उसका ऑपोजिट रिएक्शन ही होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज हो जाता है। अगर फॉरवर्ड बायस में EFN इंक्रीज हुआ है, तो रिवर्स बायस में EFN की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही। अगर फॉरवर्ड बायस में EFP डिक्रीज हुआ है, तो रिवर्स बायस में EFP इंक्रीज होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो ये इसको भी टिक कर दिए। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में फॉरवर्ड बायस का है, तो अगर फोर्थ ऑप्शन फॉरवर्ड बायस का और फॉरवर्ड बायस में EFN इंक्रीज होता है, यहाँ पे EFP डिक्रीज दिया है, इसका मतलब है ये रॉन्ग हो गया। अगर फिफ्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे EFN का है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में EFN डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज दिया है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये तरीका है आपका फर्मी लेवल का आइडिया लेने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, और ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का है। यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ होल्स दिया गया है 1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया 1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। एलएन एंड एलपी की वैल्यू 0.15 सेंटीमीटर दिया गया है। द रेशियो ऑफ होल डिफ्यूजन करंट टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट क्रॉसिंग ए जंक्शन इन पीएन डायोड इज। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कॉपी है आप रिवाइज कीजिए, डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन निकालिए, वैल्यूज पुटअप कीजिए और रेशियो बताइए कि होल डिफ्यूजन करंट टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट का रेशियो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपको मिलता हूँ और बहुत सारी और भी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है जो कि डायोड के कंसेप्ट है, ये लास्ट कंसेप्ट है। डिप्लीशन कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन रिवर्स बायस, इस पे भी हम क्वेश्चन डील करेंगे, तब जाके आपका ये जो डायोड का पोर्शन है ये कंप्लीटली रिवाइज होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स होप कि आप आगे के सेशन जरूर से अटेंड करेंगे और
पीएन जंक्शन के डायोड के पूरे कांसेप्ट को रिवाइज़ करेंगे, मेरे साथ।